हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस, हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आज के क्लास नंबर 3 पे है, जिसमें हमारा चल रहा है डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी नाम का चैप्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपके बीकॉम और एमकॉम दोनों केसेस में काम आने वाला है, दोनों बच्चों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये काम आने वाला है। तो अभी तक हमने डिविडेंड और रिटेंशन पॉलिसी में सारी चीज़ें देख ली थी फॉर्मूला के साथ में। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनिंग, क्योंकि आज के क्लास से हमको क्वेश्चनिंग शुरू करने हैं और धीरे धीरे हौले हौले क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी के रिवीजन के साथ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ के रखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी ये एक डिविडेंड डिसीजन है। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस मैनेजमेंट में 3 तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो लास्ट में हमको जो पढ़ना है वो डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है। ठीक है, डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने देखा था कि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स के लिए अर्निंग होती है वो 2 प्रकार से होती है। या तो वो डिविडेंड मतलब जो भी इक्विटी शेयर की अर्निंग होती है या तो उनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलती है या कंपनी वो रिटेन करती है। तो कंपनी के सामने एक क्वेश्चन आता है एज अ फाइनेंस मैनेजर के सामने एक आता है प्रश्न, वो ऐसा आता है कि क्या मैंने इक्विटी वालों को डिविडेंड बांट देना चाहिए या कंपनी में वो पैसा रिटेन करना चाहिए। बराबर है। फिर हमने देखा था कि ये प्रश्न को सुलझाने के लिए हमारे पास 4 ऐसे मेथड्स है। एक्चुअली मेथड 3 ही है, मतलब 3 लोगों ने ऐसी इसकी थ्योरी दी हुई है, जिसमें वॉल्टर्स मॉडल दिया हुआ है, गॉर्डन्स मॉडल दिया है, एमएम थ्योरी दी हुई है और एक कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में बोनस शेयर वाला, वो कॉन्सेप्ट है। ये 4 कॉन्सेप्ट से हमको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बात समझ में आई क्या? तो वॉल्टर का कहना ये था कि मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट। ठीक है, वॉल्टर ये कहते हैं कि भाई देखो कि आपको शेयर का प्राइस जो है मैक्सिमाइज रखना पड़ेगा मार्केट में। गॉर्डन्स का भी यही कहना था कि द वैल्यू ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंपनी, दैट इज एमपी ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आप डिविडेंड की वैल्यू डिसाइड करते हो तो वो आपके शेयर पे अफेक्ट करता है। मतलब वॉल्टर्स और गॉर्डन्स दोनों का ये कहना था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज रिलेवेंट इन द बोथ केसेस, मतलब दोनों केसेस में डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना रिलेवेंट है। एमएम थ्योरी ये कहती है, मतलब एमएम जो है पर्सन, इसका नाम मैं बताऊंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। बोलता है डिविडेंड बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है आप शेयर की वैल्यू निकालने के लिए, आपकी कंपनी की वैल्यूज को निकालने के लिए डिविडेंड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात समझ में आई क्या? जी सर। तो इसमें हमने डिटेल में पढ़ना चाहा। फिर सबसे पहले हमने वॉल्टर्स मॉडल को डिस्कस किया था। वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है D/KE प्लस आर ई माइनस D/KE। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूलेस आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को समझ जाओगे तो आपको ये एकदम ईजी लगने वाला है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में हमने एक्सटेंशन देखा था, तो जिसमें सबसे पहले P यानी कि दिया है मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मार्केट प्राइस क्या रहेगा? ठीक है, मार्केट प्राइस जो रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। DPS मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, जो कि निकलता है अर्निंग पर शेयर इनटू रेट। ठीक है सर, ये क्या है सर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बराबर है, बात बराबर है बेटा, सही है एकदम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ही आपको, लेकिन जब तक आप इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। ये DPS जो है आपको लग रहा है डिविडेंड पर शेयर, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, डिविडेंड पर शेयर। इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये कॉमन सेंस है। मैं आपको जब क्वेश्चन सिखाऊंगा तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना सिखाऊंगा। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला हम ऐसा नहीं कि रट्टा ही कर लो ना। ये DPS जो है ये आप आसानी से निकाल सकते हो, ये कॉमन सेंस से निकालने होते हैं। FM जो होता है ना वो मैक्सिमम तरीके से कॉमन सेंस के बेस पे होता है। समझ में आएगा? आपको दिया हुआ है फॉर्मूलेस बराबर है, लेकिन रट्टा मार के जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ के पढ़ो तो एकदम ईजी चला जाएगा। समझ में आएगा? चलिए, DPS यहाँ पे दिया हुआ है। DPS मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। KE मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ से हम कैपिटल लेके आ रहे हैं उसको कितनी कॉस्ट लगने वाली है। R मतलब होता है रिटर्न, या हम रिटर्न कितना देने वाले हैं। और E मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि EPS कहा जाता है इसे। अर्निंग पर शेयर को या E को EPS भी कहा जाता है। बस ये शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखने। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिटर्न KE से ज़्यादा है, अब देखो इस बात को समझो, R इज ग्रेटर देन KE। ग्रेटर देन मतलब क्या? रिटर्न ज़्यादा है, KE कम है। KE मतलब होता है कॉस्ट। आप अभी का इतना मान लो कि रिटर्न मतलब आपकी इनकम हो गई, KE मतलब आपका खर्चा हो गया। बराबर है, तो रिटर्न ये ग्रेटर हो गया KE से, मतलब कॉस्ट से। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? उसमें दिया हुआ है कि रिटर्न अगर कम मिल रहा है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आपको 100% डिविडेंड पे आउट देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर दोनों इक्वल है तो आप 0 से 100 के बीच में कोई भी डिविडेंड दे सकते हो। इसको डिटेल में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ये सारी बातें रिलेवेंट नहीं है, बस मैंने इसको आपको
जनरल नॉलेज के लिए सिखाया। अब इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि ये कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई होती है। बात समझ में आई क्या? जी सर। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली थी, अब वक्त आ गया है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आइए, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है। अब जब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको रीड करनी है। तो एक मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से आप रीड कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फटाफट रीड करो सब लोग। क्वेश्चन सिर्फ रीड ही नहीं करना है, मुझे पता है सबको इंग्लिश पढ़ना आता है यहाँ जो क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपके लिए, खुद के लिए नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि कंपनी कौन सी है, कितने शेयर्स है, कितना कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर किसने दिए हुए हैं, इससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती है। इतना दिमाग लगा के पहले आप 2 मिनट ले लो और इसको पढ़ लो। हो गया रीड? एकदम रीड करके पूरा अच्छे से समझो कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ठीक है। देखो जनरली बच्चों को ना ये लैंग्वेज बोर लगती है कि सर शेयर है, ये है, वो। बेटा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, ये इंटरेस्टिंग भी उतनी ही है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन अगर रीड करवा के दूँ तो देखो सिंपल से लैंग्वेज में क्या दिया है। ABC लिमिटेड वॉज स्टार्टेड अ ईयर बैक विद अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। एक ABC नाम की कंपनी है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 साल पहले। कैपिटल उन्होंने लगाया था 40 लाख रुपए का, बराबर है क्या? अर्निंग ऑफ द कंपनी ₹4 लाख। अब अर्निंग दिया हुआ है तो क्या ये EPS हुआ है से या सिर्फ अर्निंग हुई है? EPS मतलब क्या था? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे क्या अर्निंग है, समझ में आया? तो सिंपल है, हमको टोटल अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। डिविडेंड हमने दिया हुआ है पूरा 3,20,000, तो क्या ये DPS हुआ, डिविडेंड पर शेयर हुआ? नहीं, ये टोटल डिविडेंड हुआ है। यस सर। प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5, ये जो होता है ना, ये PE रेशियो कहते हैं इसे। ये PE रेशियो हमारे KE निकालने के काम आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के काम आता है, ठीक है सर। और नंबर ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट दिए हुआ है हमको 40,000, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होते तो क्या कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है जनाब, अभी तक आप BCom फाइनल ईयर में या MCom में आप अभी तक पहुँचे हो तो आपको तो पता है कि शेयर की वैल्यू अगर दी है हमको 40 लाख रुपीज़, ये टोटल नंबर ऑफ कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। हमारा टोटल कैपिटल कितना है? 40 लाख रुपीज़। 40 लाख का कैपिटल लगाया। जनरली आपको पता है शेयर की वैल्यू तो 100 रुपीज़ होती है, तो डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 40,000। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सारी बातें आपको पर शेयर निकल में आ जाएगी, समझ में आया क्या? और ये अभी हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ये सब चीज़ दी हुई है ऑलरेडी। नंबर ऑफ शेयर इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। समझ में आए क्या बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है आपसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल यूजिंग वॉल्टर्स फॉर्मूला। बोलता है कि आप बताइए हमें कि क्या कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। अब सर ये ऑप्टिमल है या नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो इसको हमारे यहाँ पे हमको ये वाली कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ये देखो दिया है मैंने, कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है कि नहीं है, यानी कि तीनों में से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमको निकालना पड़ेगा। और वो एक लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी कि रिटर्न इज ग्रेटर देन KE है, कि रिटर्न इज लेस देन KE है, या रिटर्न इज इक्वल टू KE है। बात समझ में आई क्या? यस सर। डन सर, मज़ा आ रहा है सर, समझ में आ गया सर, ओके ठीक है। तो चलो वॉल्टर्स फार्मूला पूछा है, तो वॉल्टर्स फार्मूले से आगाज करते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। आइए जरा, आंसर नंबर 1। अब जब हम आंसर नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो हमको तो पता है वॉल्टर्स फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फार्मूला लिख लेना है। एग्जाम में लिखोगे तो एकदम रफ में कहीं लिख लेना। ये बात तो 100% सही है कि अगर फार्मूला गलत हो गया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। सो लर्न करो फार्मूला अच्छे तरीके से। प्राइस इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, ये देखो यहाँ लिखा है हमने,
फॉर्मूला क्या था, प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन के ई, ये दिया हुआ है, उसके बाद प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई टू द होल अपॉन के ई। याद रहे ये जो होल अपॉन के ई है ये सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शन को है। समझ में आया क्या? हाँ जी। वापस फॉर्मूला लिखो बोलते, प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन के ई प्लस आर डी माइनस ई, या ई माइनस डी है, सॉरी, अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन के ई टू द होल अपॉन के ई। बात समझ में आई? अब इसमें एक एक चीज़ हम निकालते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको लगता है डी, डी मतलब चाहिए DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो आइए सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट हम निकालते चलेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर। अब आप बताओ, आप ही बताओ मुझे, डिविडेंड एक शेयर पे कितना मिला ये कैसे निकालोगे, बताओ। तो सर सिंपल है, यहाँ पे डिविडेंड पेड दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड दिया है 3,20,000 और नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं 40,000। दोनों को डिवाइड कर दो, एक डिविडेंड पे कितना, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दिया वो मिल जाएगा। हाँ है ना? सर नहीं समझा। देखो सिंपल सी बात है, आपने चॉकलेट्स खरीदी 3,20,000 की और नंबर ऑफ चॉकलेट आपके पास आई 40,000, ठीक है। तो एक चॉकलेट कितने का, बताओ, तो कितने का आ जाएगा बताइए ज़रा। 3,20,000 की आपने चॉकलेट्स परचेस की, जिसमें से 40,000 चॉकलेट आपके पास आई, तो बताओ एक चॉकलेट आपको कितने में पड़ी। तो आप बच्चा बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है। 3,20,000 टोटल हो गया सर, डिवाइड कर लो 40,000 से, तो जो आंसर आएगा वो 8 रुपये की एक चॉकलेट। तो वही तो पूछा है DPS, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड। अगर 40,000 शेयर पे 3,20,000 मिल रहे हैं तो एक शेयर पे कितना। तो बताओ इसका फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ा या कॉमन सेंस था? फुल्ली कॉमन सेंस, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करेंगे इसको। तो बस डिविडेंड पर शेयर हमको निकालना है, उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला जगह पे बनाया हमने, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल डिविडेंड आपके पास है 3,20,000 का, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 40,000 शेयर्स। तो एक जो DPS मतलब पर शेयर पे आ जाएगा डिविडेंड ₹8। तो देयरफॉर वी गॉट DPS इज ₹8। फाइन। अच्छा सर ये तो काफ़ी इजी लग रहा है। इजी ही है बेटा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना है, बराबर है क्या? चलिए ये हो गया डिविडेंड पर शेयर। मतलब फॉर्मूला जो कह रहा है उसमें से एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज डी, ठीक है। डी तो हमको मिल गया, अब हमको फाइंड आउट करना है EPS फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सर के ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन DPS के बाद EPS थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। आप पहले के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस की यही रहना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो फॉर्मूले में दिया है वो सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर आएगा अगला जो टॉपिक है, वो अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS निकालना है हमको। D मतलब DPS होता है, E मतलब EPS होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें थोड़े से वर्ड्स कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आप बोलोगे सर EPS और E क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, अब आप ही बताओ अर्निंग पर शेयर कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया बेटा, आई एम बहुत सारा प्राउड ऑफ यू। बोले सर सिंपल सी बात है, 40,000 शेयर दिए हुए हैं, अर्निंग कंपनी का दिया है 4 लाख, तो एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ बताओ। आपने 40,000 शेयर्स बेच दिए
और 4 लाख रुपए अर्निंग हो गई, तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो गई बताओ। तो डिवाइड करोगे दोनों को, तो कैसे करोगे, 4 lakhs डिवाइड बाई 40,000 विच इज़ 10 आंसर। तो EPS आ गया, अर्निंग ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये फॉर्मूला बन गया। EPS इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ओ सर, मतलब आप ये चाह रहे हो कि हमको सिर्फ एक शेयर की अर्निंग बतानी है। बिल्कुल सही है, एक शेयर का डिविडेंड बताना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइस भी तो एक ही शेयर का निकालना है ना। जी सर। टोटल अर्निंग कितना है हमारे पास, 4 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, तो सर 40,000 शेयर्स है हमारे पास। So 4 lakhs divided by 40,000 which is 10 rupees 10. Hence therefore EPS आ गया rupees 10. वाओ सर, ये तो बहुत चंगी आइडिया है। अरे बिल्कुल सही है, तो इसे टेंशन ना लो, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, बस एक बार आपको इसकी हैबिट हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए उसके बाद के ही निकाल लेते। के ही मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आपने जो कैपिटल लगाया ना स्टार्टिंग में 40 लाख रुपए, तो उसके लिए क्या कॉस्ट, अरे देना तो पड़ेगा कुछ खर्चा। 40 लाख कोई ऐसे फ्री में दे देगा क्या आपको, नहीं, कहीं से तो लेके आओगे, बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, कहीं से तो लेके आओगे। उसके ऊपर खर्चा तो लगता है ना, कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसी को बेनिफिट देना पड़ता है, किसी को डिविडेंड देना पड़ता है, किसी को हिस्से देने पड़ते हैं, किसी के पास ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, यही सारी कॉस्ट हो गई आपके लिए। इसको बोलते हैं के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल लाया था आपने उसकी कॉस्ट क्या थी, क्या कॉस्ट से आपको कैपिटल पड़ा, वो 40 लाख रुपए जो लाया ना आपने, उसके प्रति आपको रिटर्न में क्या देना पड़ रहा है। तो के के जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो थोड़े से चेंज होते चलेंगे, आप इसमें ध्यान रखना। 1/P रेशियो, कैसा, क्यों, कब, क्यों, कैसे, इसका डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे सर, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है सर, आपको आता कि नहीं, मुझे आता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम्हारा भाई CA CMA फाइनल में है। जब मैंने इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दी थी तो मुझे दोनों इंटरमीडिएट और CA और CMA में इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन आया था। एग्जामेशन यानी कि अबाउट 60 मार्क्स आए थे इस सब्जेक्ट में, बराबर है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने डिक्लेरेशन दिया है कि ये सब्जेक्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है आफ्टर अकाउंट्स। क्लियर है क्या? यस सर। क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझोगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगेगा। 1/P रेशियो, अभी इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना 1/P रेशियो, फिर आपको PE रेशियो सिखाना होगा। PE रेशियो यानी क्या होता है, तो फिर वो सारी घुमाने वाली बात हो जाएगी। आप BCom MCom की लेवल के एग्जाम हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम है आपको। ठीक है, हाँ सर लेकिन फिर भी मुझे सीखना ही है। व्हाट्सएप है, नंबर है, कॉल करो। ठीक है, कभी सीखने का मूड हो जाए तो आ जाए। ठीक है, सिखा देंगे आपको। PE रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी 12.5। ठीक है, अब मेरी ना एक बात सुन लो, अच्छे से। क्या सर? बताता हूँ, रुको। ये हमेशा परसेंट में होता है, इसको इंटू 100 कर लो आप। 1 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100 विच इज 8%। तो कॉस्ट कितना लग रहा है आपको? 8%। मतलब 40 लाख जो लाए ना आपने, उसके ऊपर 8% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। समझ में आया क्या? ये होगी कॉस्ट आपकी। तो देयरफॉर यू गॉट योर KE विच इज़ 8%। अब ये 8% को लिखते कैसे है? 8 डिवाइड बाई 100 कर लो आप, तो ये 0.08 हो जाएगा। समझ में आया क्या? फॉर्मूले में आपको परसेंटेज यूज़ नहीं करना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू करनी है यूज़ ये 0.08 वाली। बात समझे? जी सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था, ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब हमने ये क्वेश्चन किया तो इसमें हमने जो फार्मूला एक ही पढ़ा था, ये फार्मूला न्यू इन्वेंट हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ही बड़ी, अगर मैंने खुद इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं मेरी ही टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है आपने।
ऊपर हेडिंग लिख लो डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी चैप्टर, एक रफ पेज लो या फिर आप कॉपी के पीछे साइड, लेकिन वहाँ गंदगी नहीं चाहिए, वहाँ पे कॉपी के पीछे साइड एकदम अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करनी है ये सारी चीज़ें। डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी नाम का लिखना है चैप्टर्स, और नीचे फॉर्मूलाज लिखना है, ठीक है। जैसे अभी देखो ये फॉर्मूला न्यू इन्वेंट हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जाके वहाँ पे लिख लो, के ई इज इक्वल टू 1/PE, बराबर है। उसके पहले मैंने आपको सिखाया था कुछ चीज़, तो मैंने डीपीएस का डिविडेंड पर शेयर का ये फॉर्मूला भी बताया था, ईपीएस इंटू रेट, ये फॉर्मूला भी वहाँ जाके लिख लो। फिर हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी वहाँ जाके लिख लो। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीज़ें, हालांकि डीपीएस हमने अलग तरीके से अभी निकाला, लेकिन जब हमारे पास बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हमारा पास ये फॉर्मूला काम आएगा, ईपीएस इंटू रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएस कितने तरीके से निकल सकता है, बराबर है क्या? तो ये सारे फॉर्मूलेस एक जगह पे जाके लिख लो और उसको डेली रिवीजन करना है, डेली लिख के देखना है। समझ में आया क्या? आया ना? यस सर। डेली एक बार आपको एफएम पढ़ने से पहले कसम खा लो, जैसे हम खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं, समझ में आया? तो ठीक उसी तरीके से एफएम पढ़ने के पहले इस फॉर्मूले को रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट को, और एफएम होने के मतलब लेक्चर होने के बाद भी इस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो, और देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। समझ में आया क्या? तो ये गुरु मंत्र है मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जाएगा आपका इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का पेपर, और ये सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा अगर इसी तरीके से आप पढ़ाई करते हो। बात समझ में आ गई? जी सर, मज़ा आ गया सर, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो सारी पूरी हो गई? एक बार चेक कर ले। हमने सर निकाल लिया डी, हमने के ई भी निकाल लिया, मतलब के ई सारे कलर्ड में आ गए और डी भी हो गया। तो हमारे पास सर बचा है सिर्फ रिटर्न, आर बचा है सर ओनली ना ओनली क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ बचा है आर। तो सर रिटर्न कैसे निकाले? आ जाओ जरा, रिटर्न पहले दिया हुआ है क्या देख लो ज़रा। सर नहीं दिया है, नहीं दिया है सर, नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है सर, नहीं दिया है ना, ठीक है ना, तो निकाल देते, घबराते काहे हो? रिटर्न कैसे निकाले सर? तो सिंपल सी बात है, रिटर्न आपने दिया तो कैसे दिया? आप यकीन मानो कि आप खुद कंपनी हो, ठीक है, आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देते हो, ठीक है, बात समझ में आई? सर पहले तो पैसा लेंगे शेयर होल्डर से, ठीक है, आप अपने शेयर होल्डर से लेते हो पैसा, ठीक है क्या? ये मान लो आपके 2-4 छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं, इन लोगों से आपने पैसा लिया 40 लाख रुपए, ठीक है, क्या इन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया? हाँ सर, तो जो आपका कैपिटल बन गया। यस सर। और ये लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? पागल तो है नहीं ये लोग, क्योंकि इनको कुछ रिटर्न चाहिए। इन्होंने तीनों ने मिलके आपके कंपनी में 40 लाख लगाए हैं और आपने इनको दिया है वापस कितना पैसा? ये देखो, अर्निंग ऑफ कंपनी 4 लैक्स, आपने इनको वापस दिए हैं 4 लाख रुपए, बराबर है? जी सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने 40 लाख रुपए लेकर, यानी कि इन लोगों ने 40 लाख रुपए लगाकर 4 लाख रुपए कमा लिए साल भर में? जी सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर इसी को हम परसेंटेज फॉर्म में कर ले तो ये इनका रिटर्न हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो 4 लाख है ये इनके रिटर्न है, ये इनको इनकम हुई है, इनको रिटर्न मिला है, इन्वेस्टमेंट करने पे जो वापस मिलता है उसको रिटर्न कहते हैं? बात समझ में आई? यस सर। तो इन्होंने क्या किया, 40 लाख रुपए लगाए, इसके बदले में इनको कुछ पैसा मिला जिसको 4 लाख रुपए बोला गया है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दिया है अर्निंग ऑफ कंपनी। लेकिन सर ये तो कंपनी की अर्निंग दी हुई है ना। हाँ, तो ये जो कंपनी आपकी है ना, आपकी कंपनी खुद शेयर होल्डर है, या एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में पैसा लगाया होगा, इसलिए वहाँ पे अर्निंग ऑफ कंपनी दिया हुआ है, ठीक है। आपको सभी में अर्निंग ऑफ कंपनी ही दिया होगा, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा लगा रही है, ऐसा माना जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स ह्यूमंस को लिया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। समझ में आया क्या? लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपने 40,000 किसी कंपनी में लगाए, उसके बदले में उस कंपनी ने आपको 4 लाख रुपए दिए। तो कैन आई से कि दिस 4 लाख इज रिटर्न फॉर यू? यस सर। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे? अगर मान लो 40 में से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं तो कितने परसेंट मार्क्स मिले आपको? तो सर टोटल 40 मार्क्स का पेपर था, 4 ही मार्क दिए मैडम ने, तो इसको 100 कर दो तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, तो 10% सर। मुझे पेपर में से 10% मार्क्स मिले सर, कैसा होगा मेरा? तो बस वही टेक्निक यहाँ लगाओ।
40 लाख रुपए लगाकर 4 लाख रुपए कमाए आपने, तो 40 लाख रुपए लगाए, उससे कमाए 4 लाख रुपीस, और अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो क्या मेरा रिटर्न आ जाएगा क्या? तो 10% रिटर्न मुझे सालाना मिल गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सर अभी क्या सर, कुछ है नहीं तो दिए रहते सर आपको गिफ्ट। मजा आ गया सर, समझ में आ गया सर, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई क्या? डन सर, डन 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 डन, ठीक है, बात समझ में आ गई सर, ठीक है, यस। तो चलिए आइए, रिटर्न हम निकाल लेंगे फटाफट। एक ही छोटी सी चीज बची है जो है रिटर्न, देन पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर। रिटर्न ऑन शेयर, ठीक है जी। तो कैसे निकलेगी रिटर्न? टोटल अर्निंग अपॉन टोटल कैपिटल, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमको टोटल अर्निंग हुई 4 लाख, क्योंकि हमने लगाए थे 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए लगाकर 4 लाख की हुई अर्निंग, यानी मुझे पैसा 10% मिला है, 10% मुझे अर्निंग हुई, देयरफॉर द माय रिटर्न इज 10%। बराबर है, हाँ या ना? मुझे रिटर्न मिला 10%, बात समझ में आई? यस सर, डन, कहानी खत्म। अब लगाओ वॉल्टर्स फॉर्मूला, ठीक है, जिससे निकलता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बाय वॉल्टर्स फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्टर्स का फॉर्मूला क्या था? तो प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डीपीएस अपॉन के प्लस आर ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के टू द ब्रैकेट होल अपॉन के। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला था। अब वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास डीपीएस कितना है? तो ये रहा डीपीएस ₹8। के कितना है? तो 8%, लेकिन मैंने बताया था आपको कि परसेंट ना लेते भाई, ये अमाउंट लेना है ऐसे 0.08। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 8 से 0.08 कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया। बेटा अगर आप 8% है तो 8 डिवाइड बाय 100 कर दो तो 0.08 हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सर ऐसा क्यों लिया? कुछ नहीं, ये रुपीज़ के टर्म में आ गई, इधर वाली जो परसेंटेज वाली थी वो परसेंटेज के टर्म में थी, तो हमको रुपीज़ के टर्म में निकालना है, ठीक है। प्लस आर मतलब रिटर्न है जो कि 10% है। तो सर रिटर्न भी ऐसे ही लेना है क्या? हाँ जी, 0.10 लेना है। ईपीएस हमारे पास कितना है? चलो चले 10 रुपये ईपीएस है। डिविडेंड है 8 रुपीज़ अपॉन 0.08 टू द होल अपॉन 0.08। नाउ सॉल्व इट। सर कैसे सॉल्व करें? घबराते काहे हो? कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास। पहले ये वाली टर्म सॉल्व करो। 8 डिवाइडेड बाय 0.08 तो ये हो जाएगा 100 प्लस, अब ये ऊपर वाला सॉल्व करो बस। ऊपर वाला क्या है? 10 माइनस 8 इंटू 0.10 तो हो जाएगा 0.20, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? डिवाइडेड बाय 0.08 टू द होल डिवाइड बाय 0.08। यस सर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करो। 0.2 डिवाइड बाय 0.08 ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 0.08। 100 प्लस 2.50 divided by 0.08 it becomes 31.25।
नाउ द आंसर इज 131.25। हाँ जी, तो हमारा जो प्राइस आ गया वो आ गया 131.25। बात समझ में आ गई क्या? तो सर हमको प्राइस निकालना है क्या? प्राइस नहीं निकालना है ना ना, आपको प्राइस नहीं निकालना है, आपको निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा तुम्हारा? ये तो तुम्हारे शेयर की मार्केट प्राइस है, ठीक है सर। ये कैसी मार्केट प्राइस हुई? देखो, आपके शेयर की पहले मार्केट प्राइस कितनी थी, तो आप निकाल सकते हो 40 लाख का कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 40,000, ठीक है। तो एक डिवाइड कर लोगे तो 100 रुपये आएगा। मतलब जब आपने शेयर इशू किए थे तो आपके शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ थी, ठीक है। तो साल भर में कंपनी ने अर्निंग किया, डिविडेंड पेड किया, ठीक है क्या। तो उस हिसाब से आज आपकी कंपनी की जो वैल्यू है शेयर की वो 131.25 हो गई। बात समझ में आ गई? तो वॉल्टर्स का कहना क्या था, डिविडेंड पे करो तब जाके प्राइस आपकी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? तो वैसे ही हुआ, हमने डिविडेंड पे कर दिया, ये देखो डिविडेंड पेड कर दिया 3,20,000 साल में, बराबर है, इसीलिए हमारे शेयर की प्राइस बढ़ गई। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओह, ये कंसेप्ट है, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अब आगे, अब डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट, ठीक है। तो आ जाओ, निकालना होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब सर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो में निकाल दे कैसे? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, देखो जरा हमारे पास चीज़ें दी हुई है, ईपीएस 10 रुपये, डीपीएस 8 रुपये, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वो ये कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो बताइए। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब आपने जो डिविडेंड पे किया उसका क्या रेशियो आपने डिविडेंड पे किया है। तो सिंपल सी बात है, देखो जब मेरे अर्निंग 10 रुपये थी तो मैं डिविडेंड 8 रुपये बांटता हूँ। ये देखो, अर्निंग पर शेयर अगर मैं 10 रुपीज़ करता हूँ तो मैं 8 रुपीज़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। बात समझ में आएगी क्या? जब मैं 8 रुपये जब मैं 10 रुपये एक शेयर पे कमाता हूँ तो मैं डीपीएस यानी कि डिविडेंड पे करता हूँ 8 रुपये। समझ में आया? तो इसको वॉलंटरीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 10 रुपये डिविडेंड अर्निंग करते हैं उसमें से 8 रुपये का डिविडेंड देते हैं, तो अगर मुझे 100 रुपीज़ की अर्निंग हुई तो मैं कितना डिविडेंड दूंगा? अब आप पूछोगे सर 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 ये ऐसा है क्या? देखो दूसरे तरीके से समझो, दूसरे तरीके से समझो। आप रिटर्न दे रहे हो 10%, उसके हिसाब से डीपीएस कितना आ रहा है? 8। अगर मैं 10% रिटर्न देता हूँ मतलब डिविडेंड लोगों को मिलता है 8 रुपये। समझ में आया? अगर मैं 10% डिविडेंड देता हूँ तो डिविडेंड मिलता कितना है लोगों को? 8 रुपये मिलता है। तो अगर मुझे 100% डिविडेंड देना है तो फिर कितना? तो सर 100% निकालना होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 100% निकालना नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो पॉलिसीज़ है वो हमको वेरीज करनी है बिटवीन 0 to 100। समझ में आया क्या? ये देखो हमने जो लिखा था कंडीशन, ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है बिटवीन 0 to 100, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, 100%, ये सारी बातें लिखी हुई है, बराबर है। तो यही चीज़ निकालने के लिए हमको यहाँ पे 100 का सहारा लेना पड़ा। आप ऐसे ही समझो कि अगर 10% रिटर्न देते हैं तो 8 रुपये मिलता है, तो 100% रिटर्न देंगे तो कितना मिलेगा, बराबर है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो वॉलंटरीली। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 100 × 8 डिवाइडेड बाय 10। सो द आंसर इज 80%। बात समझ में आ गई क्या? तो देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो
इज इक्वल टू 80%। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ गया आपका 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। मतलब आपने डिविडेंड पे किया है 80%। बात समझ में आ गई? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। रिटर्न अगर 10% है तो मैं DPS डिविडेंड देता हूँ 8 रुपये। तो फिर अगर 100% रिटर्न देना है तो फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आएगा? समझ में आया? और इसके हिसाब से हमने लगाई ये कंडीशन। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई सर। ठीक है, समझ में आया? अब क्या ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमल है या नहीं है, यानी कि क्या 80% डिविडेंड देना ये हमारे कंपनी के लिए सही बात है या नहीं है? याद रखना, फाइनेंस मैनेजमेंट है, इसमें डिसीजन लेना होता है आपको कि जो हम 80% डिविडेंड देने का सोच रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो सिंपल सी बात है, हम कंपेयर करेंगे रिटर्न और केई को। तो मेरे पास जो रिटर्न है वो 10% है और केई जो है वो 8% है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप रिटर्न ज़्यादा दे रहे हो, कॉस्ट आपको कम लग रही है। बात समझ में आ गई? रिटर्न ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए था? ये देखो लिख के दिया है आपको। ऐसे केस में क्या होना चाहिए था कि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है और केई कम है, तो उसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था? 0% होना चाहिए था। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, केई कम है, वहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे करने का रेशियो कितना होना चाहिए था? 0% होना चाहिए था। लेकिन इस केस में फिर भी आपने डिविडेंड पे किया है कितना परसेंट? सर 80%। बात समझ में आई? 80% लोगों को आपने डिविडेंड दे दिया, जो कि 0% था, देना नहीं चाहिए था। तो क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? क्या आपका जो डिसीजन लिया गया वो सही है या गलत है? तो सर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन देना है आपको। क्या कंक्लूजन देना है सर? बाय वॉल्टर्स मॉडल dividend payout ratio is 80% is not optimal। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, because return is greater than KE। रिटर्न इज ग्रेटर देन KE। ठीक है, so the price of share would be maximum if dividend payout ratio is 0%। सर क्या लिखा? कुछ नहीं समझा। देखो सिंपल सी बात है, हमने लिखा कंक्लूजन कि वॉल्टर फॉर्मूला लगाने, वॉल्टर मॉडल लगाने के बाद हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो जो मिला वो 80% मिला। यानी कि क्वेश्चन में जो हमने ये डिविडेंड दे के रखा है, डिविडेंड पेड किया हुआ है, ये डिविडेंड पेड किया हुआ है, ये 80% हमने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। मतलब मैंने अपने कंपनी के 80% शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया, जो कि नहीं बांटना चाहिए था। क्योंकि अगर आप ये डिविडेंड नहीं बांटते, क्योंकि आपकी कंपनी कौन से लेवल पे है? आपकी कंपनी उस लेवल पे है जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा कमा रही है आपकी कंपनी, कॉस्ट कम लग रहा है, तो आपने डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपने 80% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दिया। और अगर वो डिविडेंड नहीं बांटते तो क्या होता? आपके जो शेयर का प्राइस है ना, आपके जो शेयर का प्राइस है वो मैक्सिमम होता। मतलब सर मैक्सिमम होता मतलब ये इससे भी ज़्यादा होता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आया? इसीलिए हम आपके फेवर में नहीं है। अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखते, क्योंकि आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली थी कि आपके रिटर्न ज़्यादा थे कॉस्ट से, और अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली होती तो डिविडेंड देने की ज़रूरत आपको 0% थी,
जहाँ पे आपने डिविडेंड 80% पे किया है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके शेयर का प्राइस ज़्यादा होता, तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बात समझ में आई। ये कंक्लूजन आपने सिमिलर वे में ध्यान रखना है और यही कंक्लूजन हर क्वेश्चन में देते चलना है। क्लियर है? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स भी आए होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो जिसको मैं अगले क्लास में कवर करूँगा। तो आप फटाफट लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे उन्होंने थोड़ा सा मिस किया होगा चीज़ें, तो यहाँ से लिख लीजिए। ओके डन। बाकी अगला क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।